क्लास 8 चैप्टर थर्ड हिस्ट्री चैप्टर थर्ड ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के जो अलग अलग भूभाग थे, अलग अलग इलाके थे, उन्हें जब उसने हथिया लिया अलग अलग युद्ध में, जैसे बक्सर की लड़ाई हुई या फिर टीपू सुल्तान से जो दक्षिण में जो मैसूर राज्य के लिए जो युद्ध हुआ, उसके बाद में उसने कैसे जो ग्रामीण जो इलाका था वहाँ पर कैसे उनको अपना उपनिवेश बनाया, वहाँ पर आय के संसाधन कैसे जुटाए, क्योंकि अभी तक भी देखिए भू राजस्व ही एकमात्र आमदनी का अधिक एक तरीका था। तो उसमें वो आय के संसाधन उन्होंने कैसे जुटाए और मनमाफिक फसलों की खेती किस तरीके से करवाई, ये सब इस चैप्टर में है। तो देखिए यहाँ बता रखा है, फर्स्ट टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई। तो देखिए जब 12 अगस्त 1765 को जब मुगल बादशाह द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी जब हथियाई रिश्वत देकर, जैसे उन्होंने अपने फेवर में करा, बंगाल की दीवानी मिली, तो इससे ये हुआ कि दीवानी मिलने का अर्थ है कि भू राजस्व प्राप्त करने का आपको अधिकार मिल गया है। तो इससे क्या हुआ, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। वो अपने तरीके से तय कर सकती थी कि वो आय के संसाधन किस तरीके से जुटाए। तो लेकिन अब क्या हुआ कि जब अब कंपनी को इस बात का ध्यान रखना था कि वह भूमि पर शासन किस तरीके से चलाए, अपनी आमदनी को कैसे व्यवस्थित करे, अपनी ज़रूरत थी, देखिए वो एक व्यापारिक कंपनी ही, तो वो उसका जो पहला उद्देश्य यही होगा कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की खरीद फरोख्त तो वो कैसे करे। और सबसे बड़ी बात कि जब गांव देहात में जब पहले जो शासन चला चुके जो स्थानीय जमींदार हैं, स्थानीय तालुकदार हैं, उन लोगों को वो कैसे शांत रखे, क्योंकि अभी भी जो ग्रामीण इलाका था वो इन लोगों को काफ़ी मानता था। ये जो स्थानीय वर्ग था इसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। तो ये सब कैसे करा, ये सभी इस चैप्टर में है। तो फर्स्ट है कंपनी की आमदनी। तो देखिए कंपनी को दीवानी अधिकार तो यद्यपि मिल गया था, लेकिन वह स्वयं को व्यापारिक कंपनी के तौर पर देखती थी। अभी उसकी शासन चलाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसका टारगेट ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने की वो कोशिश करती थी, और कम से कम कीमत पर वो बढ़िया सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ा खरीदे, भारी भरकम वो लगान ले, और वो कोई बजाय इसके कि वो लगान के आकलन में वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करे। उसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, व्यापारिक कंपनी थी, उसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगान राजस्व वसूलूं और खरीद फरोख्त जो उसका व्यापार है वो उसकी शर्तों के आधार पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्तों के आधार पर चलता रहे। लेकिन क्या हुआ कि इससे हुआ ये कि जो बंगाल था उसमें 5 साल के भीतर ही कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली जो चीज़ें थी उसका मूल्य दुगुना हो गया। और 1765 से पहले हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि कंपनी जो है वो ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी, लेकिन इसके बदले वो भारत से सामान खरीदती थी। यहाँ 1765 है, ये गलती से आ गया। तो सोने चांदी का आयात करती थी, वह इसके बदले में सामान खरीदती थी। लेकिन जब अब बंगाल की दीवानी मिल गई उसे 1765 में, तो उसके बाद से जो बंगाल में जो भू राजस्व मिल रहा है, उससे जो आमदनी हो रही है, उसी से वो आयात निर्यात के लिए चीज़ें खरीद सकती थी। उसे सोने और चांदी की निकासी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे ये हुआ कि ये जो सारे कारण थे, इससे ये हुआ कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो गहरे संकट में फंसती चली गई। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि चीज़ों का मूल्य तो दोगुना हो रहा था, लेकिन कारीगरों को बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। उत्पादन गिर रहा था, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, खेती चौपट हो रही थी, लगान नहीं चुकाने पे जो ज़मीन है उससे बेदखल कर दिया जाता। और फिर क्या हुआ, 1770 में अकाल पड़ा, और इससे बंगाल की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई। बंगाल और इस बंगाल के अकाल में ऐसा कहा जाता है 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, बंगाल की लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो इन सब ने कंपनी को मजबूर करा कि वो खेती में सुधार के लिए कुछ व्यवस्थाएं लाए, कुछ तरीके अपनाएं। वो क्या क्या है वो अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है खेती में सुधार की ज़रूरत। कि देखिए अर्थव्यवस्था संकट में होने से कंपनी अपनी राजस्व आय हेतु आश्वस्त नहीं रह सकती थी। कि जब अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो आप अपना राजस्व कैसे वसूलोगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी को मजबूर होना पड़ा कि वो तरीके अपनाएं। तो जमीन में निवेश करने में खेती में सुधार लाने हेतु चार्ल्स कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर जनरल तत्कालीन, 1786 से 1793 के बीच में। तो उसने क्या करा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी, परमानेंट सेटलमेंट जो ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या था
कि राजाओं व तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उस टाइम के जो भी राजा थे किसी भी इलाके के या जो तालुकदार थे उन्हें जमींदारों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मान्यता दी गई। यानी अब वो किसानों से लगान वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व चुकाएंगे। ये जिम्मेदारी उन जमींदारों की तय कर दी जिन्हें राजा और तालुकदारों को जो मान्यता दी गई थी। तो और उनकी ओर से जो चुकाई जाने वाली जो राशि थी, जो राजस्व की थी, जो लगान वसूली की जो राशि थी, वो तय कर दी गई, स्थायी रूप से तय कर दी गई, यानी भविष्य में उससे इजाफा नहीं होगा। तो इससे कंपनी को ये लगा कि अंग्रेजों को तो नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और समय के साथ जैसे उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, तो जो भी जमींदार हैं ये जमीन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। राजस्व नियत है तो समय के साथ जब कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो जमींदारों को फायदा होगा और वो जमीन में निवेश करेंगे, खेती में सुधार लाने के प्रयास करेंगे। लेकिन इससे समस्याएं आई, ऐसा हुआ नहीं जो अंग्रेजों ने सोचा था। वो समस्याएं क्या थी? देखिए, सबसे पहला तो ये था कि जो कंपनी ने जो राजस्व निर्धारित किया था वो इतना ज़्यादा था कि जमीन जो जमींदार जो थे जिन्हें मान्यता दी गई थी राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में, वो जो जमींदार थे वो राजस्व चुकाने में विफल हो जाते। उसकी राशि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी ज़्यादा तय कर दी थी और अगर वो राजस्व चुकाने में विफल हो जाती तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती, यानी वो ज़मीन उनसे हथिया ली जाती। दूसरा क्या हुआ कि 19वीं सदी के पहले दशक में यद्यपि बाजारों में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने से ये तो है, ठीक है कि भाई जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन अब कंपनी ने चूंकि स्थायी राजस्व तय कर दिया तो अब वो अपना राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। और देखिए, वो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ सकती थी कि उसको वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती थी। तो अब उसने राजस्व उसने स्थायी कर दिया तो अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। और जो जमींदार थे, देखिए आधे से ज़्यादा जमींदारों की तो देखिए वो राजस्व की राशि इतनी ज़्यादा थी कि वो जमींदारियाँ छिन गई थी वो जब चुकाने में विफल हुए। अब जो जितने बचे थे, अब अगर धीरे धीरे 19वीं सदी का जो पहला दशक है इसमें आमदनी अगर बढ़ रही है तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो खेती में निवेश करें या कुछ भी करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना चाहते थे और अपना इंटरेस्ट था उनका कि वो उनकी जमींदारी बची रहे। उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो खेती में निवेश करें, खेती को प्रोत्साहित करें। दूसरी तरफ जो किसान थे वो उनको अत्यधिक लगान चुकाना पड़ता था। वो महाजनों से कर्जा लेते और फिर वो कर्ज चुका नहीं पाते थे, आमदनी नहीं होती थी। जमींदारों को उनको जब लगान देना पड़ता किसानों को और उधर वो महाजन का कर्जा नहीं चुक रहा है तो एक कर्ज के जाल में फंसते जाते और उन्हें पुश्तैनी जमीन से वो अपनी गंवा बैठते। ये कुछ समस्याएं हुई इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था जो चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी खेती में निवेश और सुधार के लिए। लेकिन ये समस्याएं इसमें आई। फिर एक नई व्यवस्था ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू करी गई। तो देखिए क्या हुआ, सबसे इसे जो नई व्यवस्था थी इसे माहलवारी बंदोबस्त कहा गया। माहलवारी का मतलब है, माहल जो है वो एक गाँव का समूह है, एक गांव या गांव का समूह है जो ब्रिटिश जो समय था, उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, उसमें एक राजस्व इकाई होती थी, यूनिट होती थी। तो माहल जो है उनसे जो राजस्व वसूला जाएगा वो माहलवारी बंदोबस्त कहलाया। तो इसमें क्या हुआ कि 1822 ईस्वी में बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसमें होल्स मैकेंजी जो अंग्रेज था एक, उसने ये व्यवस्था लागू करी और उसने यह माना कि भारतीय समाज में जो गांव है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसे बचाए रखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कहे, जो कलेक्टर थे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जिन्हें मजिस्ट्रेट की पावर भी थी, कलेक्टर जो थे राजस्व वसूली का अधिकार था और न्याय और कानून व्यवस्था दोनों का अधिकार था। तो जो कलेक्टर थे उन्होंने गांव गांव का दौरा करा, जमीनों की जांच करी, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज करा, गाँव के एक एक खेत के राजस्व का अनुमान लगाया और जो अनुमानित जो राजस्व है इसे जोड़कर हर गाँव या जो ग्राम समूह यानी जो महाल जो इकाई है उसे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। और जो ये अनुमानित जो राजस्व था, जो एस्टिमेट जो रेवेन्यू इन्होंने जो माना, उसे स्थायी न कर समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। वे समय के साथ इसे बढ़ा भी सकते हैं और अकाल जैसी परिस्थिति में कम भी किया जा सकता है। तो राजस्व एकत्रित कर कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जमींदार की जगह गांव के मुखियाओं को सौंपा गया। जो भी गांव का मुखिया था, पहले जहां जमींदारों को ये दिया गया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, अब माहलवारी बंदोबस्त में राजस्व एकत्रित कर कंपनी को अदा करने का जिम्मा गाँव के मुखिया को सौंपा गया बजाय जमींदार के। फिर एक व्यवस्था आई मुनरो व्यवस्था। ये मुनरो व्यवस्था को रैयत या रैयतवारी व्यवस्था भी कहते हैं। रैयत मतलब होता है किसान
तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था हुए हैं। तो ये जब टीपू सुल्तान से जब युद्ध हुआ और जब उनसे जो इलाके हथियाए, तो वहाँ पर जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था उसने इस व्यवस्था को अपनाकर आजमा लिया था। और जब फिर टॉमस मुनरो हुआ 1819 से 1826 के बीच में शासनकाल है, तो इस व्यवस्था को उसने विकसित करा और धीरे धीरे पूरे दक्षिण जो भारत था उसमें इस व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए जो दक्षिण भारत जो है, रीड और मुनरो के अनुसार वहाँ पे परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने सीधे बजाय जमींदार के, बजाय गांव के मुखिया के, उन्होंने सीधे किसानों यानी रैयतों से बंदोबस्त करा जो पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे थे। राजस्व आकलन से पहले वही खेतों का उन्होंने सावधानी पूर्वक और अलग अलग सर्वे करा खेती का। और मुनरो के अनुसार ये था कि भाई जो अंग्रेज हैं उन्हें पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यानी इस जो मुनरो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी अब भू राजस्व एकत्रित करने की, इसमें अब सीधे किसानों से वो तय किया गया राजस्व एकत्रित करने का, बजाय गांव के मुखिया से, बजाय किसी जमींदार के। लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं आई। देखिए कि सभी जितनी भी भू राजस्व की व्यवस्था थी, फिर वो चाहे सिपाही बंदोबस्त व्यवस्था हो, फिर वो चाहे महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था हो, या ये रीड एंड मुनरो की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, ये सब सफल नहीं हो पाई। इसका रीज़न ये था कि राजस्व की जो राशि थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बहुत ज़्यादा तय कर दी जाती थी। तो जो किसान थे वो उस लगान को नहीं चुका पाते थे और उन्हें उनकी ज़मीन से दखेल दिया जाता था। ये इसका रीज़न रहा कि व्यवस्थाएं लंबे समय तक सफल नहीं हो पाई। फिर यूरोप के लिए फसलें, कि भाई यूरोप में जिसकी आवश्यकता होती थी उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उन्हें किस तरीके से मजबूर करा उन फसलों को उगाने के लिए। तो देखिए जो अंग्रेज़ों द्वारा ये महसूस किया गया कि जहाँ हम भारतीय ग्रामीण इलाकों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, वहीं हम यूरोप की आवश्यकता अनुसार अनुरूप फसलें भी हम उगा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी द्वारा अफीम व नील की खेती पर जोर दिया गया। और इसके पश्चात लगभग 150 सालों तक अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों द्वारा जो क्षेत्र विशेष में, जो वहाँ के मौसम के अनुसार उनके आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो फसलें उगाई जा सकती थी, वो उन्होंने वहाँ पे उगवाई, उसे प्रोत्साहित करा। जैसे बंगाल में पटसन है यानी जूट की फसल, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो अभी जैसे उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ गन्ने की फसल, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, ये एक खेती करने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित क्या करते, मजबूर करते किसानों को ये। फिर यहाँ बताया नील की खेती के बारे में बताया गया है कि नील की खेती किस तरीके से पहले बंगाल में और बाद में बिहार में किसानों से किस तरीके से ये नील की खेती करवाई गई और किसानों के लिए लाभप्रद क्यों नहीं थी, वो सब यहाँ पे बताया गया है। ये ये बता रखे हैं कि ये जो कपड़े का प्रिंट है उसमें इन दोनों में जो नीला रंग और बैंगनी रंग जो यूज़ किया गया है वो जो नील पौधा है उससे प्राप्त रंग से किया गया, प्राकृतिक रंग है ये। तो ये देखिए बताया है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये 13वीं सदी तक अगर आप पहले जाएं तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन इसके वस्त्र उत्पादक कपड़ों की रंगाई हेतु भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। परंतु उस समय जो भारतीय नील की जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में, अत्यंत कम उसमें ही ये यूरोपियन बाज़ारों तक पहुंचती थी। तो यूरोपियन जो वस्त्र उत्पादक थे उन्हें बैंगनी और नीले रंग के लिए वोड नामक पौधे का उपयोग करना पड़ता था जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। यानी जो यूरोप का इलाका है वो शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप का इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जो वोड नामक पौधा था ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। और जो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था, और जबकि नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता था। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि जो वोड से जो ये रंग मिलता, नीला रंग, वो उतना चमकदार नहीं होता था जितना नील पौधे से जो रंग मिलता वो जितना ब्राइट होता था। इसलिए यूरोपीय बाज़ारों में बजाय वोड के नील पौधे से जो रंग मिलता उसकी मांग ज़्यादा रहती। इसलिए नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान जो यूरोपियन जो वोड उत्पादक थे उन्होंने पहले तो क्या सरकारों पर नील के आयात पर पाबंदी लगाई, और इसलिए एक कहीं ना कहीं कारण था कि 13वीं सदी तक ये बहुत कम मात्रा में वहाँ यूरोपियन बाज़ारों तक पहुँचता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोड उत्पादक जो वहाँ के जो थे व्यापारी थे उनके लिए ये उनका वो जो व्यापार था वो ठप हो जाता। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जो 17वीं सदी आते आते यूरोपीय जो वस्त्र उत्पादक थे, चूँकि जो
मांग देखिए ब्राइट कलर है, जो नील रंग जो है, तो इससे जो कस्टमर्स हैं उनमें मांग इस कपड़े की ज़्यादा रहती बजाय वोड वाले रंगे से कपड़े की। तो इससे क्या हुआ, जो वस्त्र उत्पादक थे उन्होंने अपनी सरकारों को राजी कर लिया कि वो जो नील के आयात पर वो जो पाबंदी है उसमें वो ढील दें। अब इससे क्या हुआ कि इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जो यूरोपियन शक्तियों के जो अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे कैरेबियाई द्वीप में सेंट डोमिंगो में जो जहाँ फ्रांसीसी औपनिवेशिक था, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ये जितने भी जो जगहें बताई गई हैं, कैरेबियाई द्वीप में जो सेंट डोमिंगो है, ब्राज़ील है, जमैका है, वेनेजुएला है, ये सब उष्णकटिबंधीय इलाके हैं। यानी यहाँ पर इन अभी ये जो यूरोपियन जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, फ्रांसीसी थी, ब्रिटिश थी, पुर्तगाली थी, इन सब ने मजबूर करा वहाँ के लोगों को कि वो नील की खेती करें, क्योंकि अब आयात पे से पाबंदी हट चुकी थी। और उत्तरी अमेरिका में भी कई इलाकों पे लोग जो बागान ले लेकर नील की खेती करने लग गए। तो अब ये ठीक है कि अब जो ये जितने इलाके थे वहाँ नील की खेती करने लगे। अब इससे भारत में क्यों नील की खेती करने लगे, एक एक बैकग्राउंड तो यहाँ मिल ही गया कि भाई मांग वहाँ हो रही थी, तो वो जो कि यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक थे तो उन्होंने करा। दूसरा रीज़न क्या था कि जो 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो गया था, तो यानी जो कपास उत्पादन है उसमें भारी इजाफा हुआ और कपड़ों की जो रंगाई की मांग है वो तेज़ी से बढ़ने लगी, तो नील की मांग भी बढ़ी। अब ये जो अलग अलग जो हमने इलाके पढ़े हैं, कैरेबियाई द्वीप में, ब्राज़ील में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो नील उत्पादन था वो अलग अलग कारणों से बंद हो गया। अलग अलग कारण यही थे कि वो जो सब औपनिवेशिक थे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इनका विद्रोह कर दिया था। तो 1783 से 89 के बीच में जो ये अलग अलग जगहों से जो नील आ रहा था उसका उत्पादन बंद हो गया। यानी अब कोई एक अन्य स्रोत चाहिए था नील उत्पादन के लिए, वो कहाँ से मिल सकता था, वो भारतीय उपमहाद्वीप एक इससे अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता था। तो ये जो ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे उन्हें नील की आपूर्ति हेतु किसी अन्य स्रोत की तलाश थी, और वो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हुई कि उष्णकटिबंधीय इलाके में पड़ता था, यहाँ वो खेती कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे नील का जो उत्पादन है उसके लिए किसानों को मजबूर करा गया। ये अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो देखिए यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। और 18वीं इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सेंट डोमिंगो है, मैंने बताया कि जैसे अमेरिका में और जो ये अलग अलग दुनिया के इलाकों से जो नील आ रहा था उसकी आपूर्ति बंद हो गई थी। तो उसको देखो एक रीज़न, देखो एक कारण यहाँ बता रखा है कि सेंट डोमिंगो है कैरेबियाई द्वीप में, वहाँ जो गुलाम है 1791 में उन्होंने ये उस समय का चित्र है, तो वहाँ पे जो दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी, तो गुलामों ने जो जो औपनिवेशिक शक्ति थी उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इसलिए जो नील उत्पादन है वो ठप हो गया। और वो भारत में भी हुआ, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में नील की खेती के रास्ते तलाशने लगी। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में पैदा होने वाला नील ने यूरोपियन बाजारों में जो नील की मांग थी उसकी पूर्ति करी। और देखिए 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा जो भारतीय नील है वो वहाँ उसका जो परसेंटेज है वो 30% था। 1810 में वो इतनी ज़्यादा उन्होंने नील की खेती करी कि अब वो यूरोपियन बाजारों में जो नील पहुँच रहा था वो 95% वो भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया हुआ नील था। ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ता गया, कंपनी के जो अफसर हैं, व्यवसायिक एजेंट हैं, वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि वहाँ से जो यूरोप से जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत से लोग आने लगे और वो भारत में नील के बागान लगाने लगे। बागान देखिए क्या है, एक विशाल खेत होता है, और उस समय पर बागान का मतलब ये है कि मालिक होगा वो बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाएगा। उसी के रेफरेंस में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यानी जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास, नील आदि की वो खेती करवाते थे, मतलब अपने अकॉर्डिंग खेती करवाते थे बजाय किसानों के, या वो जो भी भौगोलिक जो क्षेत्र है वहाँ के उसमें नहीं, व्यापारिक फसलें वो उगवाते थे, कहने का मतलब है। तो बागान उस रेफरेंस में यहाँ यूज़ किया गया है। तो ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से लोग आए, ये अब वहाँ पे बागान लेने लगे और नील की जो खेती है वो करने लगे। जो देखिए जो नील की खेती है वो कैसे होती थी, तो दो तरीके से होती थी, निज खेती और रैयती खेती। ठीक है, क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो निज खेती होती है, इसमें जो बागान मालिक है ये खुद अपनी ज़मीन पे नील का उत्पादन करते हैं, यानी अपने जो मजदूर हैं उनसे वो खेती करवाते हैं नील की खेती। तो उसमें क्या करते कि या तो वो ज़मीन खुद खरीद लेते या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पे ले लेते और मजदूरों को काम पे लगवा के नील की खेती करवाते। इसमें लेकिन कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? पहली तो जो निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल हो रहा था। देखिए ज़मीनें अभी भी जमींदारों के पास में थी, तो ये जो लोग आ रहे थे, ये जो बड़े पैमाने पे ज़मीन लेने वो मिल नहीं पाती थी।
दूसरा रीज़न, नील की जो खेती थी वो उपजाऊ ज़मीन पर ही होती थी, लेकिन ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ज़्यादा थी, तो छोटे भूखंड ही इन बागान मालिकों को प्राप्त हो पाते थे। तो इसके लिए क्या करते थे, वो नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास करते, यानी लीज पर लेने की कोशिश करते और वहाँ के किसानों को हटवाते। तो इससे किसानों व बागान मालिकों के मध्य में तनाव व टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। दूसरा, नील की जो खेती होती उसमें जो मजदूरों की आवश्यकता बागान मालिकों को तभी होती जब किसान खुद धान की खेती में व्यस्त होते, यानी मजदूर उन्हें मिलना बहुत मुश्किल होता। फिर चौथा रीज़न है कि बड़े पैमाने पे निज खेती के लिए अत्यधिक संख्या में हल बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसा बताया गया कि 1 बीघा के लिए 2 हल चाहिए, तो अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा अगर खेत है तो उसको 2000 हल चाहिए। और जैसे हमने पढ़ा कि उसी टाइम धान की खेती होती, तो जो किसान है वो अपनी खेती में उन्हें हलों की ज़रूरत होती, तो ये एक बड़ा कारण था कि उन्हें नहीं मिल पाते थे। और इतनी जो बड़ी संख्या में जो हल है उनका रख रखाव करना ही अपने आप में चैलेंजिंग था। तो इस सब का कंक्लूजन ये हुआ कि जो 19वीं सदी के जो आखिर में जो बागान मालिक थे, ये निज खेती करने से कतराते थे, ये नहीं करते थे मतलब। और जो कुल जो नील उत्पादन होता था भारत में, उसका सिर्फ 25% ही निज खेती से आता था, बाकी रैयती जो खेती व्यवस्था थी नील की वहाँ से आता था। ये देखिए, अब वो रैयती व्यवस्था क्या है वो हम पढ़ेंगे। रैयत यानी होते किसान। तो देखिए इसमें क्या करते थे, बागान मालिक थे वो रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ एक अनुबंध कर लेते और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते वो। और इसमें कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते, यानी कोई गांव का मुखिया उसे मजबूर कर देते कि इस गाँव के जो पूरे किसान हैं वो नील की खेती ही करेंगे। फिर जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते, यानी जो इस कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें जब जबरन हस्ताक्षर करवाया जाता, चाहे वो गाँव के मुखिया हैं या किसान हैं, तो उसके बाद क्या होता, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर ये कर्जा देते किसानों को और गांव के मुखियाओं को। तो इसे कर्ज लेने वाले रैयतों को कम से कम, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस होती हैं, तो उसमें कंडीशन ये थी कि कर्ज लेने वाले रैयत को कम से कम अपनी जो 25 ज़मीन है, टोटल ज़मीन है उसकी 25% ज़मीन पर कम से कम वो नील की खेती करेगा। और बीज व उपकरण जो हैं वो बागान मालिकों द्वारा प्रोवाइड करवाते किसानों को, और मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी ये सब काश्तकारों की थी, यानी किसानों की थी। फिर इससे भी समस्याएं आई, ये जो नील उत्पादन की ये जो थी, इसमें समस्याएं ये थी कि जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप देते वो, तो जो उन्हें पुनः कर्जा दे देते और वो पुनः वही खेती करते, वही वो उपकरण और बीज प्रोवाइड करवा देते, फिर उसे खेती करना वो सब किसान वही करते। एक इस तरीके से एक जाल, एक साइकिल बन जाता कर्जों का, और वो कर्ज के जाल में फंसते जाते। तो किसानों को जल्दी समझ में आ गया कि जो व्यवस्था है ये बहुत दमनकारी है। और बागान मालिक चाहते थे कि जो किसान जो हैं वो जो नील की खेती करें, वो उनकी जो ज़मीन है उसमें जो सबसे जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर वो खेती करें। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो नील की जड़ें थी वो बड़ी गहरी होती थी, तो वहाँ पर धान की खेती नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि वो पूरे जो ज़मीन का रस है वो खींच लेती थी। तो इससे जो किसान है वो कतराते थे, वो बचते थे नील की खेती करने के लिए। तो इससे नील विद्रोह हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ वो सब बता रखा है। तो देखिए बंगाल में हो रही थी खेती, तो मार्च 1859 में 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। तो विद्रोह बढ़ा। तो विद्रोह बढ़ने से किसानों ने बागान मालिक जो थे उन्हें लगान चुकाने से इनकार कर दिया, और बागान मालिकों के लिए जो भी कामगार काम करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। और लगान वसूली के लिए जो गुमाश्ता आते, जो एजेंट आते, व्यापारी आते, उनकी पिटाई इन किसानों द्वारा, गाँव के मुखियाओं द्वारा कर दी जाती। अब यहाँ पर इस पैरा में एक दिया गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि जो नील के जो किसान थे इन्हें ये बगावत की जो ये ताकत कहाँ से मिली, ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था। देखिए लोग तो यहाँ पे फिर बता रखा है कि ये तो सही है कि भाई नील की खेती दमनकारी थी, लेकिन दबे हुए लोग हमेशा बगावत नहीं कर सकते। कहीं ना बाहर से भी उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, तभी प्रोत्साहन मिलेगा, तभी वो मतलब इतनी हिम्मत कर सकते हैं। तो कभी कभी ही ऐसा हो सकता है कि व्यवस्था इतनी दमनकारी होगी जो दबावा जो व्यक्ति है वो विद्रोह करे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये विद्रोह, जब ये जो नील का विद्रोह है वो लगातार हो रहा था, तो इसका उत्तर ये है कि जो इस विद्रोह में उन्हें जो स्थानीय जमींदार थे, मुखिया थे, उनका समर्थन मिल रहा था। ये 1859 ईस्वी की बात कर रही हूँ मैं, यानी इससे पहले 1857 का स्वतंत्रता का
का आंदोलन एक बार हो चुका था। तो जो जमींदार थे, जो स्थानीय जो मुखिया थे गाँव के, वो इस विद्रोह को क्यों इस विद्रोह में किसानों का साथ क्यों दे रहे थे, जबकि हमने 1857 के विद्रोह में आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो जमींदार हैं या ये तटस्थ रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ पे इस विद्रोह में, नील विद्रोह में वो साथ दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? सबसे पहली बात तो पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे गाँवों में जो मुखिया थे, उनसे नील के जो अनुबंध थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, उन पर जबरन हस्ताक्षर करवाए थे। तो ये कारण था कि उनकी एक वो खुन्नस थी कि उन्होंने नील किसान को एकत्रित करा और बगावत का नेतृत्व करा। दूसरा कि वो राजस्व चुका नहीं पाते, जो हमने पहले जो भू व्यवस्थाएं पढ़ी हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा जमींदारों को क्या है, अपनी जो ज़मीन थी उससे उनको बेदखल कर दिया था। जमींदारों की भी एक इलाका होता है, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, तो वो एक कहीं ना कहीं कारण बना। दूसरा कारण था कि जो बगान मालिक हैं, जो बाहर से आ रहे थे, इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी और ये जबरन लंबे समय के लिए जो जमींदार थे उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो इस नील विद्रोह में क्या हुआ कि जब ये नील विद्रोह हुआ तो किसानों को ऐसे लगा कि अंग्रेज जो सरकार है वो संघर्ष में उनका साथ देगी, क्योंकि देखिए जो बगान मालिक हैं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट है, वो जो अपना प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो तो किसान को कहीं ना कहीं लगा ये जो कंपनी है, और फिर 1857 के विद्रोह के बाद में जो अंग्रेजी जो सरकार बन गई थी 1859 ईस्वी में, वो कहीं ना कहीं किसानों का साथ देगी, और किसानों को ऐसा लगा। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सॉरी जो अंग्रेज सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब रही नहीं थी, जो अंग्रेजी सरकार है वो इसलिए किसानों के लिए थोड़ा सा दिखा रही थी अपना सॉफ्ट कॉर्नर। ये 1857 का एक विद्रोह हो चुका था, अब वो दूसरी कोई परेशानी नहीं चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जब बगावत की, बंगाल में जब बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ये जो नील की खेती वाले जो इलाके थे उनका दौरा करा। फिर जो मजिस्ट्रेट हैं एशली ईडन, देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ये जो मजिस्ट्रेट है उस इलाके का वो कलेक्टर ही होता है। तो वो जो मजिस्ट्रेट था उस टाइम का एशली ईडन, इसने नोटिस जारी करा कि भाई जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उन्हें नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर आप जो बगान मालिक हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इससे किसानों में ये संदेश गया कि जो ब्रिटिश रानी है तत्कालीन विक्टोरिया, वो नील की खेती न करने का आदेश दिया गया है। और यही कारण था कि किसानों को लग रहा था कि जो अंग्रेज सरकार है ये हमारे फेवर में है, जबकि वो कोई विद्रोह नहीं चाहते थे अंग्रेज लोग। तो विद्रोह फैलने के साथ ही जब जो पढ़े लिखे लोग थे बंगाल के, वो भी इन किसानों की दुर्दशा इन्होंने देखी, और वो भी इस बात को फैलाने लगे, छापने लगे, और उनका साथ उन्होंने दिया। तो इससे क्या हुआ, जो बगान मालिक थे उनकी सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग सरकार को गठित करना पड़ा। तो इस आयोग ने नील बागान जो मालिक थे उन्हें दोषी पाया और उनकी आलोचना करी, और रैयतों से कहा कि आप जो मौजूदा अनुबंध है, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है करंट में ऑनगोइंग, उसे तो आप पूरा करो, और आगे नील की खेती करनी है नहीं करनी है ये आपकी इच्छा पर है। तो इस बगावत से जो नील का उत्पादन है वो बंगाल में अब धराशायी हो गया, और बगान मालिक जो हैं वो बिहार पर ध्यान देने लगे, और 19वीं सदी के आखिर में फिर जो आर्टिफिशियल जो कलर्स हैं, कृत्रिम रंग है, उनका निर्माण होने लगा, तो नील व्यवसाय प्रभावित हुआ। फिर जब बंगाल में जब जो नील का उत्पादन है वो जब खत्म हो गया, तो वैसा ही इलाका कहाँ मिल सकता था जहाँ पानी की व्यवस्था भी हो, वही भौगोलिक परिस्थितियाँ हो जो बंगाल में थी। तो फिर जो ये बिहार में जो बगान मालिक हैं वो वहाँ पे खेती करने लगे, और फिर जब चंपारण आंदोलन इसी चक्कर में हुआ था, और फिर जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 1917 ईस्वी में नेतृत्व किया था, जो किसान थे उनके समर्थन में विद्रोह किया था, चंपारण जो आंदोलन था। थैंक यू।